हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 8th चैप्टर और आज है बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 और आज का टॉपिक रहेगा वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। दैट इज, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वर्णक्रम को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों हम आज बात करेंगे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की। तो इसको थोड़ी देर बाद डिक्टेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देना चाहेंगे कि बच्चों 8th लेक्चर तक यानी पिछले लेक्चर्स में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की घोषणा की। हर्ट्ज के प्रयोग ने यानी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं आप, तो हर्ट्ज के प्रयोग ने उस बात की पुष्टि भी कर दी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनको उत्पादित किया जा सकता है और प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सिद्ध हो चुका था। तो बच्चों सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, जो भी विकिरण आ रहा है, हमें जो दिखाई दे रहा है, क्या वही विद्युत चुंबकीय तरंग है या उसके अलावा भी और भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो बच्चों यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसमें केवल जो हमें दिख रहा है वही नहीं है, दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई दे रहा है, जो चीज हमें दिखती है उसको सबसे पहले हम पता कर लेते हैं। तो न्यूटन ने सबसे पहले दृश्य प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त किया था। अब यहां मैं बात करूंगा वर्णक्रम दैट इज स्पेक्ट्रम की। तो बच्चों वर्णक्रम का मतलब यह है कि वर्ण का मतलब रंग, क्रम का मतलब एक क्रम, कोई ना कोई एक क्रम होगा। जैसे बच्चों हम आपसे कहें 8-10 बच्चे खड़े हों कहीं के, बच्चों क्रम से खड़े हो जाओ, तो क्रम से खड़े हो जाओ, तो क्रम का क्या मतलब है? या तो वो अल्फाबेटिकली खड़े होंगे, जिसका नाम ए से है वो पहले, जिसका नाम बी से है वो उसके बाद में, अल्फाबेटिकली समझते हैं, तो वो एक क्रम हो गया। या हम ये कहें कि बच्चों लंबाई के अनुसार क्रम में खड़े हो जाओ, तो सबसे आगे छोटा खड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो एक क्रम है, यानी उल्टे सीधे नहीं है। तो उन कलर्स को, तो बच्चों सबसे पहले दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में पता लगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ रंग का मतलब आपके पास जो रंग है, अभी होली खेल के आए हैं, लाल, गुलाबी, पीला, नीला, उस रंग की बात नहीं कर रहे, प्रकाश के रंग की बात कर रहे हैं। आप ये पढ़ के आए हैं कि आपको जो दिखाई देता है वो है श्वेत प्रकाश। और न्यूटन ने सबसे पहले 17वीं शताब्दी में यानी सन 1666 के आसपास श्वेत प्रकाश का एक वर्णक्रम बनाया था। उन्होंने ये बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 प्रकार के, 7 रंगों के या 7 प्रकार के कलर की लाइट हैं, उनसे मिलके बना है। यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश होते हैं, उनसे मिलकर के बन जाता है श्वेत प्रकाश। तो सबसे पहले हमें तो ये लगता था कि ये श्वेत प्रकाश ही है, फिर उसके हमने घटक निकाले, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोमीटर की जब खोज हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी बन गई, प्रिज्म की सहायता से, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हमने उस श्वेत प्रकाश के 7 रंग को देख लिया। जब 7 रंग को देख लिया, फिर उनको एक निश्चित क्रम में रखा, तो वो श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम था। तो वो क्या था बच्चों? बिग्योर। ये आप अब तक पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा कि व्हाइट लाइट जो है, सन से आने वाली जो लाइट है, अब हर यहाँ रंग का मतलब बच्चों एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से है। जैसे रंग है, जैसे वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आप जानते हैं, इसको ज्यादा डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो बिग्योर लिखा है, मैं इसको उल्टा सीधा भी लिख सकता था कि बाई लिख दूं, फिर जी, फिर बी, और फिर आर, फिर ओ, फिर बी, 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया आई। तो ये भी वही 7 रंग हैं, इनसे मिलकर श्वेत प्रकाश बना है, इनसे मिलकर श्वेत प्रकाश बना है, बात एक ही है। लेकिन इसे वर्णक्रम नहीं कहेंगे, इसको वर्णक्रम कहेंगे क्योंकि ये एक निश्चित क्रम में है, समझ रहे ना। अब निश्चित क्रम का क्या मतलब हुआ? निश्चित क्रम का मतलब यहां पर क्रम से क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, जैसे कहीं 8-10 बच्चे खड़े हैं, मैं कहूं कि बच्चों क्रम से खड़े हो जाओ,
तो वो क्रम, वो सीक्वेंस क्या होगा। अब बच्चे हो सकता है कि अल्फाबेटिकली के ऑर्डर में खड़े हो जाएंगे, जिसका नाम ए से है वो आगे, फिर ए के बाद बी से नाम है वो, फिर सी नाम वाला, फिर डी नाम वाला, या जो एब्सेंट जोन में नहीं है वो नहीं है। अल्फाबेटिकली क्रम बनाना आप जानते हैं। या मैं कहूँ लंबाई के अनुसार खड़े हो जाओ, तो पहले छोटा बच्चा खड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वो एक क्रम में खड़े हैं। तो इन रंगों को जब हम एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तो वो बन जाता है वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम। तो इन रंगों का ये एक निश्चित क्रम है। किस क्रम में ये लगा दिया मैंने, तरंग दैर्घ्य। देखो बच्चों, प्रकाश एक तरंग है और तरंग की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वेवलेंथ होती है। तरंग दैर्घ्य आपने पढ़ी है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ। ये पढ़ के आ रहे हैं पीछे, ये सब चीजें आप जानते हैं, लैम्डा से इसको लिखते हैं। तो हर रंग के प्रकाश की अपनी अपनी तरंग दैर्घ्य है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य है। तो एक निश्चित क्रम में मैंने क्या किया कि पहले कम तरंग दैर्घ्य वाली, फिर उससे ज्यादा वाली, फिर उससे ज्यादा वाली लाइट, फिर उससे ज्यादा वाली लाइट, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट, और ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट, यानी ये तरंग दैर्घ्य का यानी वेवलेंथ का बढ़ता क्रम हो गया। लैम्डा बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान से सुनना। तो ये जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना था, मैंने उसको एक निश्चित क्रम में रख दिया। या तो मैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दूं या घटते हुए क्रम में लिख दूं। ठीक है, मैं पहले आर लिख दूं, फिर ओ, फिर वाई, फिर जी, फिर बी, फिर आई, फिर वी। तो ये भी एक निश्चित क्रम हुआ, ये भी एक वर्ड क्रम हो गया। तो अब यहाँ इसे देख करके हम पता कर सकते हैं कि हमसे ये पूछा जाए कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किसकी है, तो वायलेट की। उससे ज्यादा किसकी है, इंडिगो की यानी जामुनी की। उससे ज्यादा ब्लू की, उससे ज्यादा ग्रीन की, उससे ज्यादा येलो की, उससे ज्यादा ऑरेंज की, उससे ज्यादा रेड की। ये आप जानते हैं, ये पढ़ के आए हैं। तो ये क्या था बच्चों, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम था। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम। अब हम बात करेंगे कि क्या जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी जो श्वेत प्रकाश है वो भी बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो क्या इतना ही वर्णक्रम होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का? ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे पहले जो हमें दिखता है वही, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि इसके अलावा भी कुछ है। तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया था कि ये केवल श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम है। इस तरंग दैर्घ्य से बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंगें भी मौजूद हैं। इस वायलेट कलर की तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य की तरंगें भी मौजूद हैं, वो हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये भी है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अब हम वर्गीकरण करेंगे। बहुत सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। देखिए, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की घोषणा की थी। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग के द्वारा, हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस तथ्य की पुष्टि कर दी कि मैक्सवेल का कथन सही है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश के अलावा भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। क्योंकि प्रकाश की तरंग तो बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, मोटे तौर पे लिख रहा हूं मैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 3800 भी लिखा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बॉर्डर लाइन निश्चित नहीं है बच्चों। अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगी कि कहीं आप कहेंगे सर हमने 3800 पढ़ा है, आप कह रहे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की बात कर रहे थे। तरंग दैर्घ्य की वेवलेंथ है ये वाला छोर, ये वाला छोर। तो बच्चों मैंने ये बताया कि 3800 भी लिखा मिल जाएगा, यहाँ 7800 भी लिखा मिल जाएगा। तो ऐसा है कि ये बाउंड्री फिक्स नहीं है, इसके इधर भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं और इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य यानी ज्यादा वेवलेंथ की भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इसकी पुष्टि मैक्सवेल और हर्ट्ज ने कर दी थी बच्चों। तो देखिए, इस दृश्य प्रकाश के अलावा यानी जो हमें दिख रहा है, जिसके लिए हमारी आंख सेंसिटिव है, हमारी आंख संवेदनशील है, इसी प्रकाश के लिए हम केवल इतने ही लाइट को देख पाते हैं। इसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के केवल इसी पोर्शन को देख पाते हैं। तो जो हम देख पा रहे हैं वही है, ये जरूरी नहीं है। वो भी है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आप फोन से बात करते हैं, रेडियो वेव्स आ रही हैं, वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही, तो क्या वो है नहीं?
तो जो नहीं है उसकी खोज थोड़ी कठिन होती है, उसकी खोज धीरे धीरे बाद में होती चली गई। और अब तक जितनी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हमें पता है उनको हम लिखेंगे और उनको एक निश्चित क्रम में लगा देंगे बच्चों, ठीक इसी तरीके से। तो वो क्या बन जाएगा, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि वर्णक्रम क्या है, वहां तक पहुंच रहे होंगे। तो देखिए, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में बता दिया था, सन 1666 ईस्वी में। ठीक है ना, न्यूटन ने ये स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया था। लेकिन बाद में ये भी पता लगा कि इससे बड़ी तरंगदैर्घ्य भी है, जो कि क्या है बच्चों, अवरक्त किरणें या अवरक्त विकिरण, आगे भी बताऊंगा। और इससे कम तरंगदैर्घ्य वाली भी तरंग है, यानी स्पेक्ट्रम अभी यही पूरा नहीं हुआ है, आगे वाली वेवलेंथ भी है अवरक्त, और इधर परावैंगनी विकिरण, और परावैंगनी से भी कम और भी तरंगें हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें धीरे धीरे खोज होती चली गई बच्चों। देखिए, सबसे पहले दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, उसके बाद हमें इधर अवरक्त विकिरण और इधर परावैंगनी विकिरण, क्योंकि ये हिस्सा क्या है बच्चों, बैंगनी, V फॉर वायलेट, और वायलेट मीन्स बैंगनी, और ये जो R है वो लाल कलर है, यानी रेड, यानी लाल। तो इसके आगे अवरक्त विकिरण है और इससे कम तरंगदैर्घ्य भी मौजूद है नेचर में, तो वो क्या है, अवरक्त विकिरण है। इनके अलावा फिर बाद में बच्चों एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स मैंने पढ़ाई थी, मार्कोनी ने खोज की थी, जेसी बोस ने प्रयोग किया था, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने देखा था वहाँ रेडियो वेव्स उत्पन्न की गई थी। सूक्ष्म तरंगें भी हैं, तो बहुत सारी तरंगें हैं जो क्या हैं बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। उनको अब हम एक निश्चित क्रम में लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम। यानी जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, अभी मैंने जितने भी नाम बोले, एक बार मैं फिर बोलता हूँ, गामा रेज, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। अब इन तरंगों को मैं तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में, या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, या आवृत्ति के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में एक निश्चित क्रम में लिख दूं, तो वो जो सीक्वेंस मिलेगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम हो जाएगा। यानी अब हमें इन सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो फैमिली है, जो परिवार है, उस परिवार के सदस्यों को हमें लाइन में खड़ा करना है। समझ गए, आपके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उनको लंबाई के आधार पर खड़ा कर लीजिए, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, कद के हिसाब से कर लीजिए या एज के हिसाब से कर लीजिए, तो वो एक क्रम बन गया। तो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, जो वेव्स हैं, जो तरंगें हैं, उनको हमें तरंगदैर्घ्य के क्रम में या आवृत्ति के क्रम में लिखना है। तो जो क्रम हमें प्राप्त होगा, जो सीक्वेंस प्राप्त होगा, जो अनुक्रम प्राप्त होगा, उसी को हम वर्णक्रम कहेंगे। कौन सा, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम कहेंगे। और ये बच्चों, ये भी एक स्पेक्ट्रम है, ये किसका है, दृश्य प्रकाश का, विजुअल लाइट का। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम की बात करूं, वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम, तो वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम की बात करूं तो एक तरीके से इस वर्णक्रम को मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वही दिखाई दे रहा है क्या, जो सूर्य से रोशनी आ रही है, जो प्रकाश, जो लाइट आ रही है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख लेते हैं, रोशनी हो जाती है, पूरा संसार हमें दिखाई देने लगता है, वो है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। इसके अलावा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग रह गई वो सब इनविजिबल हैं, नहीं दिखाई देती। आप अपनी बॉडी का एक्सरे कराने जाते हैं तो जो एक्स किरणें निकलती हैं वो आपको कहीं नहीं दिखती, लेकिन आपका एक्सरे प्रिंट निकल आता है, उससे एक्सरे प्रिंट आउट आपके चेस्ट का हो तो चेस्ट का आपको एक्सरे फोटोग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तरंगें हमें नहीं दिखाई दे रही, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें हमें नहीं दिखाई दे रही, परावैंगनी तरंगें हमें नहीं दिखाई दे रही, रेडियो तरंगें नहीं दिखाई दे रही। टीवी ऑन करते हैं, सैटेलाइट से रेज आ रही हैं, रेडिएशन आ रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें केवल रिमोट से तरंगें निकलती हैं। आप टीवी ऑन करते हैं, रिमोट से वेव्स निकलती हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन टीवी ऑन और ऑफ होता दिखाई दे जाता है।
तो उन्हीं सब को हमें एक क्रम में लगाना है बच्चों। तो मोटे तौर पर अगर मैं विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम को बांटूं तो इसको कितने भागों में बांट दूंगा बच्चों? 2 भागों में। एक दृश्य वर्णक्रम और एक अदृश्य वर्णक्रम। यानी विजुअल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल स्पेक्ट्रम। लिख दें विजुअल स्पेक्ट्रम एंड इनविजिबल। तो दृश्य के बारे में तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, न्यूटन ने बताया था इसके वर्णक्रम के बारे में और यहाँ लिखा भी हुआ है बच्चों। तो अब बाकी की जो विकिरण रह गया वो अदृश्य हो गया। अब अदृश्य में कौन कौन से आ जाएंगे वो अभी मैं लिखूंगा। तो अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नए तरीके से यहाँ से लिखूंगा। और अभी जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम है क्या, अभी मैंने बताया था कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को तरंगदैर्घ्य के एक निश्चित क्रम में या आवृत्ति के एक निश्चित क्रम में लिख दिया जाए तो जो अनुक्रम, जो सीक्वेंस प्राप्त होगा उसको विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम कहेंगे। अब ये बात आपने सुन ली बच्चों, आपको याद नहीं रह पाई, लिख नहीं पाए तो मैं यहाँ लिख दूंगा और उसके बाद फिर मैं स्पेक्ट्रम को बनाऊंगा, उसका वर्गीकरण करूंगा, उसको एक निश्चित क्रम में रखूंगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों जो बात मैंने अभी समझाई थी वो यहाँ लिख दी है कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को यदि उनकी तरंग दैर्ध्यों अथवा आवृत्तियों के आधार पर एक क्रम में रखा जाए तो जो अनुक्रम प्राप्त होता है उसे विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। एक मोटी सी सीधी सी बात है कि हमें एक क्रम में व्यवस्थित करना है, उन सभी तरंगों को एक क्रम में रखना है। अब वो क्रम आवृत्ति का बेस हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का, या वेवलेंथ का, यानी तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है या आवृत्ति का घटता हुआ क्रम हो सकता है, क्योंकि हर तरंग की तरंगदैर्घ्य अलग होगी और हर एक की आवृत्ति रेंज भी अलग होगी। सभी तरंगों की अपनी अपनी अलग अलग परासें होंगी, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ्स की और फ्रीक्वेंसीज की। तो अभी बच्चों मैंने एक मोटे तौर पर इसको वर्गीकृत किया था कि दृश्य और अदृश्य। अभी बताया था कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। तो वो एक मोटे तौर पर था, लेकिन अभी वो स्पेक्ट्रम नहीं था। अब मैं सबको मिलाऊंगा, दृश्य भी हों चाहे वो अदृश्य हों, सभी प्रकार जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनको एक निश्चित क्रम में लिखूंगा। तो है कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, पहले तो ऐसे उल्टी सीधी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहले आपको पता है विजिबल लाइट, यानी विजिबल लाइट या केवल लाइट कहें। लाइट बच्चों उसी को कहेंगे जो हमें दिख रहा है, प्रकाश। विजिबल लगाओ या मत लगाओ, केवल लाइट लिख दो, लाइट का मतलब ही अंडरस्टूड है कि दृश्य प्रकाश। विजिबल लाइट उल्टी सीधी लिख लेते हैं बच्चों की। फिर लिख लेते हैं रेडियो वेव्स, मतलब कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनके नाम लिख लेते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशन भी लिख सकता हूं बच्चों। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन या रेज लिख देते हैं। गामा रेज, एक्स रेज। कितनी हो गई बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, मेनली ये 7 है। अब होने को तो बच्चों अब जो रेडियो वेव्स हैं उनको और गहराई से देखोगे तो ये भी कई प्रकार की हैं। जैसे विजुअल लाइट को गहराई से देखा तो ये 7 प्रकार के रंगों से मिलकर बनी थी, लेकिन अभी हम यहाँ एक स्थूल यानी मोटे तौर का विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम आपको बना के दिखाएंगे। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों अब रेडियो वेव्स को ही पढ़ने लगे तो रेडियो वेव्स पूरा संचार व्यवस्था इसी रेडियो वेव्स पर आधारित है। रेडियो तरंगें पूरी संचार व्यवस्था, आप टेलीविज़न चला रहे हैं, आप रेडियो ऑन करके सुनते हैं,
आप इंटरनेट चलाते हैं, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब रेडियो वेव्स का एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो अभी हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है। इंटरमीडिएट लेवल में इन तरंगों का एक क्रम के आधार पर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, कि इसमें से 3-4 तरंगें दे दी उल्टी सीधी, जैसे मैंने अभी फिलहाल लिख रखी हैं, कि फिर वो कहेगा कि इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या घटते हुए क्रम में लिखिए, या आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इसका वर्ड क्रम पता होना चाहिए, यानी तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम एक हमें जब पता चल जाएगा, उसी को वर्ड क्रम कहेंगे। वो जब पता होगा तो उसे देख करके हम उसको जो क्वेश्चन में दे रखी हैं तरंगें, उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर सकेंगे। तो फिलहाल 1 नंबर के क्वेश्चन की ही तैयारी करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मुझे पढ़ाना है बच्चों। तो बच्चों ये अभी स्पेक्ट्रम नहीं है, ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं। मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ। आप कहेंगे सर जरा सी बात को आप कई बार कह देते हैं, इसीलिए कह देता हूँ बच्चों कि आपको एक बार लेक्चर देखते ही सब कुछ याद हो जाए। लेक्चर यानी वीडियो ऑफ किया और पता लगा कि हमें सब कुछ याद हो चुका है, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको हाथ पैर न मारने पड़े, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने बात को। तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बच्चों मैं इनको ऐसा करता हूं कि तरंग दैर्ध्यों के एक निश्चित क्रम में लिख रहा हूं। अब वो निश्चित क्रम क्या है? सबसे पहले मैं उस तरंग को लिखता हूं जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य की है, छोटी वेवलेंथ वाली। फिर छोटी, आप सुबह प्रेयर करते हैं स्कूल में, जब असेंबली होती है मॉर्निंग असेंबली, आप प्रेयर करते हैं तो आप एक सीक्वेंस में खड़े होते हैं बच्चों। तो यहाँ भी सीक्वेंस बनाना है मुझे, है ना, आसान बात। तो सबसे पहले किसको खड़ा करूं? सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंग को। तो बच्चों इसमें सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है गामा रेज की, वो गामा रेज। हिंदी में भी लिखता चलूं बच्चों, फिर आ जाएंगे, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गामा रेज यानी गामा किरण। जैसे इतनी हिंदी तो आप बना लेंगे। इन गामा रेज को बच्चों ऐसे गामा से भी लिखते हैं, गामा रेज ऐसे भी कहते हैं, ठीक है ना। अब गामा रेज के बाद आता है बच्चों, एक वर्ड क्रम लिख रहा हूं मैं, गामा रेज लिख दी। इसके बाद मैं लिखता हूं कि इससे बड़ी तरंग दैर्ध्य, इससे बड़ी, सबसे छोटी किसकी? गामा की। फिर इससे ज्यादा किसके तरंग दैर्ध्य? वो होती है बच्चों एक्स किरणें, एक्स रेज, एक्स किरणें। क्लियर? फिर एक्स रेज के बाद मैं लिखता हूं इससे बड़ी तरंग, यानी एक्स रेज से ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो पहले गामा लिखा, फिर मैंने लिखा एक्स, फिर इसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी किरणें। अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडिएशन कुछ भी लिखा जा सकता है बच्चों। आपको परावैंगनी विकिरण भी लिखा मिलेगा, तो मैं यहाँ रेज ही लिख देता हूं, परावैंगनी किरणें। अब बच्चों वहीं आ गए कहां, जो हमें दिखाई देता है, जिसको प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट। तो सबसे पहले हमने किसका स्पेक्ट्रम देखा था बच्चों? दृश्य प्रकाश का, विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश। इसके बाद आता है बच्चों अवरक्त यानी इंफ्रारेड। आई है बच्चों ये इंफ्रारेड रेज या रेडिएशन, अवरक्त विकिरण या अवरक्त तरंग। इसके बाद बच्चों माइक्रोवेव्स, यानी सूक्ष्म तरंग। और इसके बाद बच्चों आ जाता है एट लास्ट रेडियो वेव्स।
यानी रेडियो तरंग। तो ये एक क्रम हो गया बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है, यही क्रम, ये वर्ड क्रम है बच्चों। इस क्रम में लिखना ही क्या है, ये है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। सबसे पहले गामा किरणें यानी सबसे कम तरंग परास है इनकी, उससे ज्यादा फिर एक्स किरणें आती हैं, फिर परावैंगनी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त और फिर सूक्ष्म तरंगें, फिर रेडियो तरंगें। यही क्रम आपको लिखना है। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के पूरे परिवार के सदस्य एक निश्चित क्रम में खड़े हो गए हैं, और वो क्रम क्या है, इधर क्या हो रहा है बच्चों, ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। ये भी ध्यान रखना, फिर ये भूल जाओ ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी है या घटते हुए क्रम में, तो सब उल्टा कर दो। ये कहो फिर कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, तो ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, इसका मतलब सबसे कम गामा रेज की वेवलेंथ है और सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है, यानी लैम्बडा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी लैम्बडा का तरंग दैर्घ्य है बच्चों वेवलेंथ, लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है बच्चों, तो यही हुआ आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी थी, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है कि ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हो बात। तो बच्चों इसी बात को अब मैं वर्टिकली लिख देता हूँ तो आसानी रहेगी, उस क्रम को वर्टिकली, इसी क्रम को अभी मैंने हॉरिजॉन्टली क्षेत्रीय लिख दिया है, उसको अभी ऊर्ध्वाधर लिख के और समझा दूंगा तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों अब उस क्रम को मैंने वर्टिकली लिख दिया है तो आपको आसानी रहेगी। देखिए सबसे पहले गामा किरणें अभी बताया था, अभी मैंने सीधा सीधा लिखा था एक पंक्ति में, अब मैंने उसको कॉलम में लिख दिया, वर्टिकली लिख दिया। गामा रेज, एक्स रेज, परावैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन, सूक्ष्म तरंगें, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें यानी रेडियो वेव्स। तो यही वर्ण क्रम है बच्चों, यही क्या है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बच्चों। और क्रम क्या है बच्चों, ये है, अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो ये क्रम क्या है, लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम, यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। तो यहाँ कैसे लिखें, ऐसे लिख देते हैं लैम्बडा, अब मैं लैम्बडा यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख दूँ बच्चों, जब बढ़ता हुआ क्रम है इसको, हाँ थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा मुझे, बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी, उससे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। लैम्बडा यहाँ लिख दें बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ या लैम्बडा बढ़ता हुआ। जब लैम्बडा इधर बढ़ रहा है बच्चों तो आवृत्ति इधर घट रही होगी, तो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम ये हुआ, ये क्या हो गया, न्यू। आवृत्ति किससे लिखते हैं, न्यू, न्यू का घटता हुआ क्रम। न्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है, यानी सबसे कम, सबसे ज्यादा किसकी है, स्टार्टिंग यहां से होगी, सबसे ज्यादा इसकी तरंग वो है आवृत्ति, फिर उससे कम आवृत्ति इसकी, इससे कम, और सबसे, हमने क्रम भी तो उल्टा कर दिया बच्चों, थोड़ी मिस्टेक होगी बच्चों। ये लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो बच्चों ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम हुआ, तो ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम हुआ, समझ रहे ना, मैं घटता हुआ लिख गया। तो जब लैम्बडा का बढ़ता हुआ क्रम ये है तो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम ये होगा, यानी आवृत्ति उल्टे तरीके से बदलती है। आपको पढ़ा है, आपको पता है कि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा होता है बच्चों, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी।
और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ सबसे कम तरंगदैर्घ्य बच्चों गामा किरणों की है, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसकी हुई। तो न्यू का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ लिखेंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे यहाँ कि न्यू का ये क्या है बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने बताया बच्चों कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम हो गया। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि अब ऐसे ही सबसे पहले दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा था, तो अब उसको और हम गहराई से देखें इन चीजों को, तो इनके भी स्पेक्ट्रम मिलते हैं। जैसे दृश्य प्रकाश है, इसको मैं ब्रॉड कर दूं, इसके स्पेक्ट्रम की बात करूं तो बच्चों क्या आता है, लैम्ब्डा का बढ़ता हुआ क्रम, इसमें भी विब्योर आएगा, वी आई बी जी बाई ओ आर। ये लैम्ब्डा का क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम, लैम्ब्डा बढ़ता हुआ। ये दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम हुआ। ये पूरे विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पेक्ट्रम हुआ, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेड की हुई और सबसे कम बैंगनी रंग की हुई। बच्चों हिंदी में तो पता ही है, V फॉर वॉयलेट, वॉयलेट मीन्स बैंगनी, यानी बैंगनी रंग का प्रकाश। I स्टैंड फॉर इंडिगो, इंडिगो मीन्स जामुनी। B फॉर ब्लू यानी नीला प्रकाश। G फॉर ग्रीन यानी हरा। Y फॉर येलो यानी पीला। O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी। और R फॉर रेड यानी लाल। ठीक है बच्चों, ये हमने केवल दृश्य प्रकाश का, ये क्या हुआ, दृश्य प्रकाश का वर्णक्रम। दृश्य प्रकाश का वर्णक्रम हुआ, स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट। तो अब ऐसे ही बच्चों रेडियो तरंगों को आगे अगर हम बांटने की कोशिश करें तो इनको भी दो भागों में बांट लेते हैं। अब पहले ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये हटा दूंगा, फिर मैं रेडियो वेव्स को आगे ब्रॉड करके दिखाऊंगा आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अभी आपने दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा, उसका वर्गीकरण देखा। अब जैसे बच्चों रेडियो तरंगों की बात करें तो एक मोटे तौर पर इनको दो भागों में फिर पुनः बांटा जा सकता है कि लघु रेडियो तरंगें, या इनको दूसरा नाम हर्ट्ज तरंगों के द्वारा भी बुलाया जाता है, यानी शॉर्ट रेडियो वेव्स कह लें, शॉर्ट रेडियो वेव्स और हर्ट्जियन वेव्स। हर्ट्ज के नाम पर इनको हम हर्ट्ज तरंगें भी कहते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें, दैट इज लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। और बेतार तरंगें यानी वायरलेस कम्युनिकेशन जो आपने पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा होगा, वायरलेस वेव्स, वायरलेस वेव्स कह लो चलो। तो बच्चों अब रेडियो तरंगों को उसकी बैंड प्रास के आधार पर बांटे बच्चों, तो और भी डीप क्लासिफिकेशन आएगा, बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी, VLF। तो अब उतना हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है। बैंड के आधार पर इनके फिर बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे बच्चों। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे थे बच्चों कि थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी मिल जाए, आप समझ जाएं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम आखिर है क्या।
तो वही चीज का बोध कराने के लिए मैं ये बता रहा हूं। अब हमने ये पढ़ाया बच्चों कि गामा किरणें फिर एक्स किरणें, ये बढ़ता हुआ क्रम है तरंग दैर्ध्य का। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हम कैसे मान लें कि ये क्रम सही है, कि यही क्रम सही है, हम ये कैसे मान लें? आप लिखिए तो सही कि ये किस किस वेवलेंथ की हैं, ये किसकी हैं, ये किसकी हैं। तो बच्चों मैं भी लिख रहा हूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, फिर वेवलेंथ्स की परास लिखता हूँ। तो बच्चों देखिए, ये मैंने इनकी तरंग दैर्ध्य परासों को लिख दिया है। जैसे 6, अब यहाँ तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ है वो मीटर में है ये बच्चों, इसलिए मैंने ब्रैकेट में m लिख दिया, m फॉर मीटर। अभी मैंने आवृत्ति नहीं लिखी है, तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, वेवलेंथ ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है, ये बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों लैम्डा का। तो देखें गामा किरणें कहाँ से कहाँ तक तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं? 6 × 10⁻13 मीटर से लेकर 1 × 10⁻10 मीटर तक की जो वेव्स हैं वो गामा रेज हैं। तो देखें कितनी छोटी तरंग दैर्ध्य है, 10⁻13 माइनस की पावर है और संख्या इतनी बड़ी है, तो ये बहुत छोटी संख्या हो गई, तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी हो गई बच्चों। अब ये देखें इससे थोड़ी बड़ी, ये -10 तक थी, -10 से -8 तक पहुंच गई। मतलब ऐसा नहीं होगा बच्चों कि एक्स किरण एक ही तरंग दैर्ध्य की होगी, एक परास है कि इतनी तरंग दैर्ध्य से इतनी तरंग दैर्ध्य तक, ठीक है ना। ऐसे ही ये और बढ़ गई वेवलेंथ, ये और बढ़ गई, यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ देखिए पॉजिटिव में आ गई। देखो यहाँ -13, -10, -8 यानी संख्या बढ़ रही है, -7, ठीक है ना, -3, -1, इधर बात समझ रहे हैं ना। तो ये रेंज है जो तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई जा रही है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है, तो आवृत्ति भी लिखिए। अब बच्चों ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये काम आप स्वयं करेंगे। कैसे? अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसकी बात करूँ, न्यू क्या होता है बच्चों? c/λ। तो c के स्थान पर मैंने रख दिया 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है बच्चों? ये तरंग दैर्ध्य ये रखेंगे 6 × 10⁻13। तो एक काम करते हैं, यहाँ 30 कर लेते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 30 × 10⁻7 अपॉन 6 × 10⁻13। तो कितना हो गया? 6 × 5 = 35 इंटू ये ऊपर जाके कितने हो जाएंगे बच्चों? 20, 13 और 7 जुड़ जाएंगे। तो इसके स्थान पर आप फ्रीक्वेंसी कितनी लिखेंगे? 5 × 10⁻20 हर्ट्ज से लेकर, अब इससे निकाल लीजिए। जब आप यहाँ 1 × 10⁻8 रखेंगे तो कितना आएगा? उसको मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। इसी फॉर्मूले में इससे वैल्यू निकालनी है, तो न्यू = 1 c के स्थान पर 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा के स्थान पर 1 × 10⁻10। ये ऊपर चले गए बच्चों, 18 हो गए, ये 3/1 3 10⁻18। तो इसके फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3 × 10⁻18। तो ऐसे ही c/λ में ये वैल्यूज रखते जाइए और आवृत्ति की परास निकालते जाइए, ये आपका काम है। तो आप देखेंगे कि आवृत्ति नीचे घट रही होगी। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उससे कम आवृत्ति, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे निकलती आएंगी। और कुछ निकाल के दिखाऊं, जैसे 1 × 10⁻10 के कॉरस्पॉन्ड कितना आ जाएगा बच्चों? 3 × 10⁻18 आ जाएगी। से 3 × 10⁻, जब -8 रखेंगे यहाँ, 3 × 10⁻8 ये रखेंगे, 3 से 3 कट जाएंगे यानी 1, और 10⁻8 रखेंगे और ऊपर 8 है, 10 हो गए 16। तो देखिए यहाँ 18 फिर 16, फ्रीक्वेंसी घट रही है। ऐसे ही रखते चले आइए, वैल्यूज आप निकालते चले जाएंगे। तो ये ऑर्डर आप स्वयं लिख सकते हैं बच्चों इसमें। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ दशमलव में आएगा जब 8 रखेंगे हम यहाँ पर, तो उसको राउंड ऑफ कर देना बच्चों, ठीक है ना। राउंड ऑफ करना जानते हैं, पूर्णांक में ही लिखनी है आपको संख्या, फ्रीक्वेंसी। अब एक बात और बता दूं बच्चों, ये वैल्यूज, ये जो बाउंड्रीज हैं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एग्जैक्ट इतने से इतने तक की तरंगें ही गामा किरणें होंगी। देखिए कुछ फ्रीक्वेंसी ओवरलैप भी करती हैं बाउंड्रीज पर। बात समझने की कोशिश करना, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है कि आप बिल्कुल फिक्स कर लें कि सर सूक्ष्म तरंगें 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻1 तक की होती हैं, ऐसा नहीं। एक
एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो बॉर्डर हैं, जो किनारे हैं, जो परासें हैं, वो दूसरे विकिरण में ओवरलैप करते हुए पाए जाते हैं। यानी कभी कभी कंफ्यूजन होता है बाउंड्री पर कि ये एक्स किरण है या गामा किरण है। बाउंड्रीज पर, बाउंड्रीज का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इस परास के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों, ये जो स्पेक्ट्रम बनाया है वो उसको मैं एक वर्टिकली ही फिर बनाता हूँ, जैसे डिविजन्स में बना हूँ। जैसे मान लीजिए ये संपूर्ण वैद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो अब मैं ये कहूँ कि जैसे ये गामा किरण है कि ये पोर्शन है गामा किरणों का, ये क्या है, गामा रेज। फिर ये है एक्स रेज का, ठीक है। फिर परावैंगनी विकिरण का यानी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर दृश्य प्रकाश यानी ये विजुअल लाइट। ये क्या है, विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश। फिर अवरक्त विकिरण, और फिर सूक्ष्म तरंगें, और फिर ये रेडियो तरंगें। यानी दृश्य प्रकाश ये है बच्चों, इसको यही हमें दिखाई देता है इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, दृश्य प्रकाश। फिर अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन है या विकिरण है। फिर सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स, और फिर रेडियो तरंगें यानी रेडियो वेव्स। तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की तरंगदैर्घ्य गामा रेज की, यहाँ से यहाँ तक की तरंगदैर्घ्य एक्स रेज की, यहाँ से यहाँ तक की तरंगदैर्घ्य यूवी रेज की। ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर, लैम्डा बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ता हुआ। अब यहाँ ये फिक्स बाउंड्री नहीं है। अब मान लो कुछ रेडिएशन बिल्कुल किनारे पर है बच्चों, ये ऐसा आ गया यहाँ, तो यहाँ ये सुनिश्चित कर पाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि इसको मैं गामा रेज में रखूं या एक्स रेज में रखूं। तो जो बॉर्डर पर जो किरणें होती हैं, जो वेवलेंथ्स होती हैं, वो फिक्स, एग्जैक्टली फिक्स नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि इनको एक्सरे नाम दे देते हैं, कभी गामा रेज, क्योंकि हमने उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है अभी। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप ये कहें, फिर आप कहना चाहिए क्वेरी में डालें, कमेंट में आप लिखें कि सर हमारी बुक में इतनी परास लिखी है, आपने इतनी लिख दी है। तो चिंता ना करें, विजुअल लाइट यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर दी है, लेकिन यहाँ थोड़ी बाउंड्री पर कोई वेवलेंथ आ गई। अब उसको ये कह पाना कि ये इंफ्रारेड है कि विजुअल में आ रही है, थोड़ी सी जटिल सिचुएशन है। मतलब बहुत नज़दीक वाली यानी बाउंड्री के, यानी ये बाउंड्री गामा रेज की है और ये बाउंड्री एक्स रेज की है, तो बाउंड्री पर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन रहेगा इस 12th स्तर तक बच्चों। तो इसलिए उसको एक इशू न बनाए डाउट का, वो कोई डाउट नहीं है। मेनली आपको ये क्रम याद रखना है, ये क्रम याद रखना है बच्चों। अब बात आती है, हमने ये क्रम भी पढ़ा दिया आपको, स्पेक्ट्रम भी पढ़ा दिया बच्चों। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या कि हमने इन तरंगों के नाम पढ़ लिए, सर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बताइए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल हम स्पेक्ट्रम की ही बात करेंगे। बच्चों मैं सोच रहा था कि इस 9th लेक्चर में इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। पिछले लेक्चर में भी जाते समय कहा था, इस लेक्चर में आते समय कहा था, लेकिन समय मेरे हाथ में नहीं है। वीडियो बहुत लेंदी होगा बच्चों, तो आपको भी देखने में थोड़ी बोरिंग सी लगेगी बात। तो एक समय पर एक ही कॉन्सेप्ट सीखें। अब इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे कि क्या है गामा किरणें, कैसे उत्पन्न होती हैं, इसका क्या क्या यूज है हमारे लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्स रेज क्या है, इनके थोड़े से एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस काम की हैं हमारे। तो इन किरणों के बारे में एक एक करके इसी क्रम में कल के लेक्चर में बच्चों, तो बच्चों मैं फिर झूठा ना हो जाऊं, 2 लेक्चर से मैं झूठ साबित हो रहा हूं, लेकिन कल के लेक्चर में प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर को बच्चों क्लोज कर दूं। एक एक वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिटिल अमाउंट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का मतलब रेडियो वेव्स पढ़ने बैठ गए तो पता लगा 3-4 महीने लग रहे हैं। वो अभी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आज आप इतना सीख गए कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सदस्य हैं, उसकी फैमिली में आती हैं,
और उनका एक निश्चित क्रम क्या है। मेन चीज़ है बच्चों ये निश्चित क्रम पता होना, वही स्पेक्ट्रम है। क्लियर? तो मिलते हैं कल इन किरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए। तो बच्चों कल का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, तो उसे देखना ना भूलें, क्योंकि इन किरणों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें मिलेगी, तो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।